नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्विज के रूप में और जनरल अवेयरनेस भी क्विज के रूप में लेके आ रहे हैं, जो भी करंट अफेयर से जुड़ी भी घटनाएं हैं उनके लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज 10 सितंबर है, तो आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि किस देश के वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सितंबर 2025 में भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता किया। तो हाल ही में किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया है, तो वो किसने किया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा इजराइल। अगला सवाल देखते हैं कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला 5वां राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। 5वां राज्य घोषित किया गया है उसको। तो दोस्तों, इससे पहले ये 5वां, इसका मतलब 4 राज्य और होंगे, तो आपको वो भी पता होने चाहिए। तो दोस्तों, 4 राज्य कौन से हैं? एक हो गया गोवा, एक हो गया मिजोरम, एक हो गया दोस्तों आपका त्रिपुरा, और एक हो गया चौथा आपका हो गया दोस्तों लद्दाख। कौन सा हो गया दोस्तों? लद्दाख। और 5वां हमारा कौन सा हो गया दोस्तों? हिमाचल। ये कौन सा हो गया हमारा? 5वां राज्य हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है आपको एग्जाम में। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला जो सवाल है कि भारत 2025 में, भारत जो है 2025 में जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है उसकी मेज़बानी करने वाला है। और इसके लिए कौन से शहर को चुना गया है, ये कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? भुवनेश्वर होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अब आप मेरे को कमेंट में ये बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में मनाया गया है ये 2025 में। तो इसकी जो थीम थी या जो इसका आधिकारिक विषय कह लीजिए वो क्या था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा, यानी इसका ये बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि 2025 में एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और सीएमडी किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो है भूपेंद्र गुप्ता। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, अगले सवाल देखते हैं। 5 सवाल हो गए, 5 सवाल और देखते हैं। तो जो छठा सवाल है दोस्तों वो ये है आपके लिए कि 2025 में माउंट फ्यूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे वृद्ध पुरुष, आयु कितनी है उनकी? 102 वर्ष। आप सोचिए कि 102 वर्ष की आयु में भी क्या है वो माउंट फ्यूजी, एक जो जापान का एक पर्वत है, वहाँ पर ये क्या हो गए हैं? चढ़ गए हैं। तो इसके लिए चढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इनका हौसला। तो ये जो महान व्यक्ति हैं इनका नाम क्या है? कोकीची अकुजावा। ये जापानी व्यक्ति हैं जिनका क्या नाम है? कोकीची अकुजावा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि सितंबर 2025 में, इस सवाल पे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, खासकर राजस्थान के एग्ज़ाम्स में। अभी आपको पता है कि 2 नवंबर को वीडियो का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी हम लोग आपके लिए इंग्लिश की क्लासेज हमने ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। हम कंप्लीट जो कोर्स है वीडियो एग्ज़ाम का वो फ्री करवाने वाले हैं आपको। आप एक बार इंग्लिश की क्लास देखिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी एक एक करके क्लास आपके लिए लाने वाले हैं। तो चलिए इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इस सवाल को। सितंबर 2025 में किस बैंक ने राइजिंग राजस्थान पहल
अगर आप राजस्थान से हैं और आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो राइजिंग राजस्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 9 से 11 दिसंबर 2024 को जयपुर में हुआ था ये। तो इसके तहत राजस्थान सरकार के साथ अभी हाल ही में सितंबर 2025 में 21,000 करोड़ रुपए का MOU कौन से बैंक ने साइन किया है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर होगा, याद रख लीजिए। अगला सवाल कि किस देश की संघीय चिकित्सा जैविक एजेंसी ने प्री क्लिनिकल परीक्षणों के बाद सितंबर में कोलन कैंसर के टीके की घोषणा की है? कोलन कैंसर जो आपको पता है, बड़ी आंत जो होती है उसका जो पीछे का हिस्सा होता है उसको कोलन बोला जाता है। तो उसमें जो कैंसर होता है उसके इलाज के लिए टीका इन्होंने विकसित किया है, कौन से देश ने, और उनको प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद उसकी परमिशन भी मिल गई है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा रूस। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये हो गए हमारे 10 सवाल करंट अफेयर्स के। अब हम थोड़े से इसी में थोड़े से नेक्स्ट लेवल के सवाल देखते हैं जो कि करंट अफेयर से ही जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल कि 10 करोड़ से ज़्यादा डेयरी किसानों को लाभ, दूध और पनीर पर GST से छूट, मक्खन और घी पर कितना % GST लगेगा? 5% लगेगा। और दूध और पनीर पर जो GST है उसको कितना कर दिया गया है दोस्तों? 0% कर दिया गया है। और ये कब से लागू होने वाला है? 22 सितंबर से। कब से लागू होने वाला है दोस्तों? 22 सितंबर से। क्यों? क्योंकि 22 सितंबर से क्या लागू हो जाएगा? GST 2.0, GST 2.0। और दोस्तों GST 2.0 पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जहाँ पे हमने आपको इवन ये भी बताया कि कौन सी चीज़ पे अभी GST कम हो जाएगा, कौन सी चीज़ कितनी सस्ती हो जाएगी, GST क्या होता है, उसके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की है। तो सवाल क्या है कि भारत में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है जिससे डेयरी किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है? सवाल क्या है कि अभी वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा जो डेयरी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ये देखिए, ये हैं टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं ये हमारे। तो उत्तर प्रदेश 16% के साथ कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। दूसरे नंबर पे कौन सा है? हमारा प्यारा राजस्थान है। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। चौथे नंबर पे गुजरात और पांचवें नंबर पे दोस्तों क्या है? महाराष्ट्र है। ये बात हो गई। अगला सवाल देखते हैं अब कि भारत 28वीं, अभी हमने इसके बारे में पीछे ही बात की, जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप है उसकी मेज़बानी कर रहा है। इसमें आपको ये बताना है दोस्तों कि भारत में टेबल टेनिस का जनक किसको माना जाता है? बहुत ही महान खिलाड़ी है VC वैद्य। क्या नाम है इनका? VC वैद्य। इनको भारत में टेबल टेनिस का जनक माना जाता है। आप गूगल पे इनके बारे में सर्च करके भी देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये हमने अभी देखा था, एक मिनट, कि रूस ने सफल, देखो हम उन्हीं सवालों, अब आप एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि इसमें से अधिकतर जो सवाल हैं वो वही हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए थे, लेकिन उनका क्या है, हमने नेक्स्ट लेवल पे अब आपके सामने वो कर रहे हैं। तो देखिए, रूस ने सफल प्री क्लिनिकल परीक्षण के बाद कोलन कैंसर के टीके का क्या किया है? अनावरण किया है। अब ये थोड़ा सा और गहरा सवाल क्या हो गया, आपको ये बताना है कि कोलन कैंसर में मुख्यतः कोलन में किस प्रकार की वृद्धि विकसित होती है। आपको पता है कैंसर क्या होता है? कैंसर क्या होता है? कोशिकाओं की अनियंत्रित जो वृद्धि होती है वही कैंसर होता है। तो इसके अंदर जो होता है, हमारे कोलन में जो कैंसर होता है वो किस रूप में विकसित होता है दोस्तों? पॉलिप्स के रूप में विकसित होता है। हालांकि ये साइंस का सवाल है लेकिन एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि लाल सागर में केबल कटने से एशिया और मध्य पूर्व में इंटरनेट क्या हो गया? बाधित हो रहा है। इस संदर्भ में बताइए कि कौन सा भारतीय शहर पनडुब्बी इंटरनेट केबलों के लिए एक प्रमुख लैंडिंग पॉइंट है। आपको पता है कि जो केबल्स होती है जो इंटरनेट की, वो समुद्र में से डाली जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो ज़्यादा सुरक्षित रहती है। अब क्या होता है दोस्तों, इनके अलग अलग कंट्रोल पॉइंट्स बनाए जाते हैं। तो भारत में ये कंट्रोल पॉइंट कहाँ पर है दोस्तों? ये कंट्रोल पॉइंट है चेन्नई में। ठीक है। अगला सवाल
कि इरफान अली, इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी, गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए। मैंने आपको बताया भी था कि ये भारतीय मूल के ही हैं और ये इनके जो वंशज थे वो गिरमिटिया मजदूर के रूप में अंग्रेज इनको कहाँ ले गए थे, दक्षिण अमेरिका में ले गए थे। आपको पता है गुयाना एक दक्षिण अमेरिकी देश है। अब पूछ रहा है कि निम्न में से किस प्राकृतिक विशेषता के लिए गुयाना प्रसिद्ध है। तो दोस्तों गुयाना में एक बहुत ही सुंदर एक वाटरफॉल है जिसका क्या नाम है, कयटुर वाटरफॉल। क्या नाम है दोस्तों, कयटुर वाटरफॉल। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला सवाल है कि 2025 आत्मसम्मान आंदोलन की शताब्दी थी। इससे एक चीज़ आपको क्या पता चली कि जो आत्मसम्मान आंदोलन है वो कब हुआ था, 1925 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो भी एग्जाम्स आ रही हैं उसकी दृष्टि से। देखो जनरली जो हिस्ट्री से जो सवाल पूछे जाते हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं कि किसी को 100 वर्ष हुए हैं या 150वीं शताब्दी किसी की मनाई जा रही है या जन्म शताब्दी, जैसे अभी भूपेन हजारिका जी की जो 100वीं जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। तो इस तरह से जो लोग होते हैं वो ज़्यादा चांस होते हैं वहाँ से सवाल पूछने के। तो 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन हुआ था। ये क्या था, तर्कवाद, सामाजिक समानता और जाति विरोधी विचारधारा की इसमें वकालत की गई थी। अब ये कुछ आपको स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिनके बारे में आपको बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट कि इसकी शुरुआत 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर, इनका क्या नाम था, ईवी रामास्वामी नायकर, ये इनका नाम था। तो देखते हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। हाँ की थी, और इनको किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पहला कथन क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा कथन क्या था, इस आंदोलन ने आत्मसम्मान विवाहों का बीड़ा उठाया था जो कि बिना पुजारियों के आयोजित किए जाने वाले साधारण विवाह होते थे। देखो उस समय क्या था दोस्तों कि जो जैसे ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच में वहाँ पे संघर्ष था, ये उसी को लेकर के ये जो आत्मसम्मान आंदोलन शुरू हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे ब्राह्मणों उन्होंने जैसे विवाह के लिए बहुत सारे ऐसे उन्होंने नियम कानून बना दिए थे। फिर उस समय क्या था, जो ऊंच नीच थी, जो जातिगत भेदभाव था वो भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट ये भी सही है, ये सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है कि यह मुख्य रूप से महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों से प्रेरित था। तो दोस्तों देखिए, हालांकि महात्मा गांधी इस आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो कैसे जुड़े हुए थे कि उस समय वहाँ पे दो जातियाँ थी, एझवा और पुलैया, जिनको सड़क पर चलने की और मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। तो उसी के लिए गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े और उनके जब मध्यस्थता की वजह से फिर इन्होंने क्या किया, उनको सड़क पर चलने की अनुमति दे दी गई। तो ये था। हालांकि जो ये इसमें लिखा है स्टेटमेंट ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि महात्मा गांधी रचनात्मक कार्यों से प्रेरित था। तो ये हो गया गलत, यानी हमारा जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, बी 1 व 2। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि NHRC ने ट्रांसजेंडर अधिकारों पर हाल ही में क्या किया है, राष्ट्रीय आंदोलन किया है। अब ये बात कर रहे हैं कि भारत में, देखो एक तो इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, यहाँ पे हमने क्या इन्फॉर्मेशन दे दी कि हाल ही में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। अब सवाल क्या पूछ रहे हैं कि भारत में जो ट्रांसजेंडर है उनके अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसी तरह के सवाल एग्जैक्टली आपको UPSC में और RAS में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, इनमें इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, इसलिए आपको ऐसे सवालों को हैंडल करना सीखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने नालसा बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी। तो ये बिल्कुल सही है कि नालसा वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वाद था उसके तहत ही जो थर्ड जेंडर है उसको मान्यता दी गई। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल
सही है। अगला स्टेटमेंट है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 समानता और सम्मान की संवैधानिक गारंटी के अनुरूप है। ये भी बिल्कुल सही है। तो जो नालसा जो डिसीजन आया था नालसा वाला, उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया इनकी सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर्स की, वो 2019 में, तो उसके तहत इनको सुरक्षा प्रदान की गई। तो ये भी क्या है दोस्तों, सही है। तीसरा ऑप्शन है कि अनुच्छेद 16, देखो अनुच्छेद 16 क्या है, अनुच्छेद 16 है कि जो सरकारी जो नौकरियां होती है उसमें आरक्षण से संबंधित है, ये आपको पता है। अब बात क्या बोल रहे हैं कि अनुच्छेद 16 में स्पष्ट रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की बात की गई है। तो दोस्तों ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद 16 में एक तो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े, उसके तहत तो किसको मिला हुआ है, ओबीसी को। एक किसको आरक्षण मिला हुआ है, एससी एसटी को। और अभी एक किसको 102वें संविधान संशोधन द्वारा किसको मिला था, ईडब्ल्यूएस को। ट्रांसजेंडर्स को अभी तक सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया, 1 व 2। आगे चलते हैं, आज का आखिरी सवाल। तो आखिरी सवाल क्या है दोस्तों, 1 मिनट। तो आखिरी सवाल है कि नौसेना प्रमुख ने हाल ही में गुजरात के जो लोथल है वहां पर क्या की, यात्रा की वहां की। गुजरात की लोथल की किसने यात्रा की, नौसेना के प्रमुख ने। अभी आपके लिए मैं एक सवाल है कि ये बताइए कि अभी वर्तमान में भारत में नौसेना के प्रमुख हैं, उनका क्या नाम है, आप कमेंट करके बताइए। तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मतलब थोड़ा सजग होकर के ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं। और आप अगर डेली हमारी 10 से 15 मिनट की जो ये वीडियो सीरीज है इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं दोस्तों, अब ये पूछ रहे हैं कि लोथल के बारे में निम्न कथनों पर क्या करना है, अपने को विचार करना है। पहला कथन है कि लोथल में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गोदी थी जो इसे साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ती थी। तो ये सही है। आपको पता है लोथल जो है वो हड़प्पा संस्कृति का एक ऐसा स्थल था जहाँ पर प्राचीनतम गोदी बाड़ा प्राप्त हुआ है। अगला है कि यहाँ से मनके बनाने के कारखाने और मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ समुद्री व्यापार के भी हमें यहाँ पर क्या मिले हैं, प्रूफ मिले हैं। यहाँ से कुछ मुद्राएं मिली हैं, जो यूनानी मुद्राएं कुछ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अगला है कि लोथल मुख्यतः एक कृषि बस्ती थी जहाँ व्यापार व शिल्प विशेषता के कोई प्रमाण नहीं थे। तो देखो ये जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, क्योंकि ऊपर तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे व्यापार के प्रमाण मिले थे और यहाँ पे बोल रहे थे कि कोई प्रमाण नहीं थे। तो ये ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। यानी इसका सही आंसर क्या हो गया, 1 और 2। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स आपके लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि अभी हमने स्कूलिंग के लिए भी क्लासेस शुरू की हैं। तो अभी हमने 12th क्लास के लिए फिजिक्स और बायोलॉजी के डेमो क्लासेस ऑलरेडी हमने डाल दिए हैं। तो आप अगर आप स्टूडेंट हैं 12th क्लास के साइंस के, तो आप एक बार जाके हमारी क्वालिटी चेक कीजिएगा, हमारा कंटेंट चेक कीजिएगा और कंटेंट डिलीवरी किस तरह से हो रही है वो चेक कीजिएगा। अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे 12th क्लास में हैं, तो आपको भी एक बार ये वीडियो जो हमने डेमो वीडियो डाली है ज़रूर देखनी चाहिए। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है गुरुजी 4.0, तो हमारा ऐप भी है, इसी नाम से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही नॉमिनल फीस पे हमने ये शुरू किया है। और मैं मतलब दावा तो नहीं करता, लेकिन आपको बता दूं कि इस बार जो भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे वो आप देखना उनमें से बहुत सारे बच्चे 100 में से 100 नंबर लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारे टीचर्स को 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल एक बार फिर करंट अफेयर्स के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।